जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की इस प्रैक्टिस सेट 6 में यानी आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा ये छठे नंबर का होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रखा है UPPSC GIC LT एग्जाम 2025-26 के लिए। ये GS का प्रैक्टिस सेट नंबर चल रहा है दोस्तों, छठवां होगा। इसमें टॉप 30 प्रश्न होंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को, और हर प्रश्नों में हम दोस्तों डीपली डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट में बताते चलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न बनता क्या है आज की इस प्रैक्टिस सेट में। आइए दोस्तों देखते हैं, पहला प्रश्न है छठवें प्रैक्टिस सेट में, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे अधिकतम समय तक या अधिक समय तक शासन किया था। हर दिन डेली दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व हम लोग कर रहे हैं और जीएस की क्लास भी चल रही है। तो 30 नंबर आपके अच्छे से आ जाएंगे। तो आप लोग निश्चिंत होकर ASK टीचिंग टेम्पल से जुड़े रहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके अच्छे नंबर लाने के। तो आप लोग बने रहिए जीएस में। ये प्रैक्टिस सेट और जीएस के दोनों लेक्चर चल रहे हैं। आप लोग एक बार चैनल को जरूर विजिट करें ASK टीचिंग टेम्पल को। खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, लोधी है। 2 से 3 सेकंड का वेट करेंगे। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइए। तो देखेंगे आएंगे और लास्ट में आप लोग बताएंगे 30 प्रश्नों में किसका कितना सही हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ए, मतलब पहले का राइट आंसर है बी यानी तुगलक वंश। बी इज द राइट आंसर है, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। कब से कब दोस्तों? ये 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, और 94 वर्ष 94 ईयर तक शासन किया था। तथा सबसे कम समय, और सबसे कम समय खिलजी वंश का था। खिलजी सन देखिए, सबसे ज़्यादा तुगलक है इन चारों ऑप्शन में, और सबसे कम दोस्तों खिलजी वंश का है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। 60 नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिए दोस्तों। मैं जब डीपली डिस्कस करता चल रहा हूँ तो आप लोग एक 60 नोट्स बना लीजिए। मैं हर लेक्चर में इसको बताता चलता हूँ ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो जाएगा। एक 60 नोट्स तैयार हो जाएगा सभी चीज़ों का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट का। खिलजी वंश ये कब से कब किए थे शासन दोस्तों? ये किए थे आपके, ये है 1290 से दोस्तों, 1290 के लेके 1320 ईस्वी तक लगभग शासन किया था। लगभग टोटल 30 ईयर। और ऊपर वाला 94 तुगलक वंश। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठी साला ऐप किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। करेंट का क्वेश्चन है, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। तो दूसरे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। राइट आंसर है ए, महाराष्ट्र राइट आंसर है। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठी साला महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च किया है। यह कृषि संबंधित जानकारी और कृषि तकनीक के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। कौन सा ऐप? ये महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठी साला ऐप, ये महाराष्ट्र स्टार्ट किया है। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा ये पॉलिटी से। आपका आर एग्जाम है चाहे आपका पीसीएस एग्जाम है, सभी एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। मैं इस पर 3 मिनट का वीडियो बनाया हूँ संशोधन सहित, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसको मैं टेलीग्राम में एक बार पुनः आपको भेज दूंगा, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? थर्ड का राइट आंसर है दोस्तों बी, आपका बी हो जाएगा। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। तो आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली संविधान में 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल किया गया है। आप लोग को 3 मिनट का वो वीडियो मैं सेंड कर दूंगा, जो एग्जाम टाइम पीसीएस का जब एग्जाम था उसमें मैं बनाया हुआ था। आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आनंद था, वसुमित्र, गोसाल, सुभद्र। राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और कुछ दोस्तों की मुझसे शिकायत है दोस्तों कि आपका प्रैक्टिस सेट बहुत ही टफ होता है। टफ इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बस आप लोग केवल इतना समझिए। मैं पुनः एक बार बताने का प्रयास करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न आते कैसे हैं दोस्तों? एक प्रश्न ईजी आता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों ईजी आते हैं जो सभी कर लेते हैं, और इसमें आप लोग गलत बिल्कुल मत करिएगा ईजी वाले में। कुछ प्रश्न होते हैं दोस्तों मॉडरेट आते हैं, मॉडरेट लेवल के आते हैं, और कुछ आते हैं दोस्तों थोड़ा सा टफ आते हैं। तो मैं यूपीपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। आप लोग को पता होगा अभी 12 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था पीसीएस का, आप लोग को पता ही होगा प्रश्न कैसे बदल रहे हैं। और आरओ का भी पेपर देखे होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं प्रैक्टिस सेट लाया हूँ दोस्तों। आप लोग वो देखिए, जो आपको प्रश्न आ रहा है उसको आप लोग सही कर ले जाइए, और जो नहीं आ रहा है उस पर परेशान होने की कोई बात नहीं है कि प्रश्न टफ है क्या है, उसको मत विशेष ध्यान दीजिए। मैं उसको अच्छे से डीपली डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम अगर किसी प्रैक्टिस सेट में वो प्रश्न आता है तो सही कर लीजिए। एग्जाम में अगर वहाँ से प्रश्न बनते हैं तो उसको भी वहाँ से सही कर लीजिए।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस आप अच्छे से इसको फॉलो करिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न कुछ टफ नहीं है, कुछ ईजी नहीं है। ईजी, मॉडरेट एंड टफ, इन तीनों कैटेगरी को मैं फुलफिल कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझते हुए वीडियो क्लास तक बने रहिए, और कोई भी प्रश्न हो आप लोग कमेंट करिए, उसको मैं पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ें हैं, आप इसको फॉलो करिए। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो कौन था? तो चौथा सुबध था। सुबध द्वारा रूपांतरित सुबध अंतिम व्यक्ति था। अतः मृत्यु से पूर्व उन्होंने कुशीनारा के परिवाजरक सुबध को अपना अंतिम उपदेश भी दिया था। देखिए दोस्तों, आप लोग रिवीजन बहुत ज़्यादा करिए, रिवीजन ही बहुत ही मस्ट होता है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? दोस्तों किसका है? कावेरी का है, चंबल का है, नर्मदा का, सतलज का। तो राइट आंसर बनेगा क्या यहाँ पे? बी राइट आंसर है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी का जल अपवाह बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है। चंबल एक वर्षा जलग्रहण क्षेत्र है, इसी के द्वारा इसका निकासी क्षेत्र पार्वती और बनास नदियों के कार्य के लिए एक आयात जैसा दिखता है दोस्तों, जिसमें चंबल अपनी प्रमुख धुरी पर बहती हुई दिखाई देगी आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जो चीज़ें मैं डीपली डिस्कस करता चल रहा हूँ, आप लोग उसे अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके दोस्तों शॉर्ट नोट्स एक आप लोग बना लीजिए, ताकि चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम टाइम रिवीजन करने के लिए आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाता है, जिस हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता, भले ही उसे दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण ये आर्टिकल होगा पॉलिटी क्वेश्चन का। तो अनुच्छेद 200, 208, 210, 201। तो छठी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए, यानी 200, आर्टिकल 200 तहत किसी भी राज्य का कोई भी विधेयक अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की अनुमति से ही कानून बन सकता है। अनुच्छेद 200 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को दोस्तों इस आर्टिकल के थ्रू क्या होगा? दी गई सहमति से संबंध में राज्यपाल की शक्तियाँ और राज्यपाल की अन्य शक्तियाँ जैसे राष्ट्रपति के विस्तार के लिए विधेयक को आरक्षित करने की अनुमति देता है, संबंधित है ये आर्टिकल। तो आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। ये राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? सातवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये आपके सामने, आप लोग भी आंसर साथ में देते चलेंगे, इससे आपका ही तैयार होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये सब प्रश्न बहुत ही ईजी हैं दोस्तों, ये सब प्रश्नों को गलत करने वाले नहीं प्रश्न हैं। अगर ये सब प्रश्न गलत होते हैं तो बहुत ही आप पीछे चल रहे हैं। थोड़ा सा रिविजन करके रेस में आइए, लगातार रेस में दौड़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आप सभी के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर एक्ट 1837, चार्टर एक्ट 67, 1919। तो सातवीं का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सातवीं का राइट आंसर है आपका बी, यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसमें है। प्रथम विधि आयोग जो 1833 में चार्टर एक्ट के तहत 1834 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1834 में किया गया था दोस्तों। इसके बाद क्रमशः 1853 में हुआ, 1861, 1879 में दूसरे, तीसरे और चौथे कानून आयोग का गठन किया गया था। और एक चीज़ आप और नोट कर सकते हैं, अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं मेरे कहने पे तो बिल्कुल आप लोग बनाते रहिए, एक शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए नोट पॉइंट ग्रुप में। क्या है वो है दोस्तों, भारत का पहला विधि आयोग 1955, भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष भारत के तत्कालीन कौन सा? उसमें अटॉर्नी जनरल श्री MC सीतलवाड़ थे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला तथ्य देखते हैं। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस आरोपी को प्रत्यार्पित करने के लिए भारत लाया गया था? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी या हुसैन राणा को, विजय माल्या को? तो किसको लाया गया था? आप लोग भी बता सकते हैं, ऐसे प्रश्नों करंट के हैं। तो 8वीं का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, तहब्बुर हुसैन राणा को लाया गया था। जो आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन है दोस्तों? दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन बन गया? भारत, रूस, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो बन गया है 9वीं का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, भारत बन चुका है। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र भारत बन चुका है। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अपना आंसर जरूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में। 30 प्रश्नों से किसका कितना सही हो रहा है और लोग बिल्कुल बताया करिए। ठीक है दोस्तों, और कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आया हो, कमेंट में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? नीति निर्देशक DPSP भाग 4 में है, संघ की कार्यपालिका भाग 5, राज्य सरकार भाग 6, संघ राज्य क्षेत्र भाग 9। तो आपको बताइए कौन सा सही है। 10वीं का राइट आंसर होगा यहाँ पे 10वीं का डी, संघ राज्य क्षेत्र, ये सही नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संघ राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख है दोस्तों वो भाग 8 में है,
अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक किया गया है। संविधान का जो भाग 9 है, जहां पंचायत से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं, वहीं भाग 9 का नगरीय स्वशासन तथा भाग 9 का सहकारी समितियों से संबंधित है। मैं आराम से चीज़ों को डिस्कस करता चल रहा हूँ, आप लोग 60 मिनट्स में इन चीज़ों को नोट करते चलिए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं आप लोग को जोर दे के कह रहा हूँ, इन चीज़ों को अच्छे समझिए। मैं पैटर्न के अनुरूप सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को बताता चल रहा हूँ, आप लोग बस फॉलो करिए, सिलेक्शन होगा। बस आप लोग बने रहिए वीडियो क्लास तक, बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, इस चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जल्द से जल्द दोस्तों ASK टीचिंग टेम्पल को आप लोग 1000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। आइए मिलते हैं, कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें इस चैनल के थ्रू आपको देखने को मिलेंगी। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अंत में दिए गए कूट का उनका कालानुक्रम अनुसार चूज करिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग, सविनय अभियान। देखिए हर बार हर तथ्य में, हर टेस्ट या प्रैक्टिस सेट में यह प्रश्न बन रहा है, तो मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ आप लोग उसको उतना विशेष ध्यान में रखिए। 11 क्वेश्चन देखिए। आइए, स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं पर आधारित जो कालानुक्रम है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1905 में हुआ था, आप लोग नोट कर लीजिए 1905 में। और होम रूल आंदोलन 1916 में, कब हुआ था? 1916 में। और असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों 1920-22 में, कब हुआ था? 1920 और 22 के थ्रू। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में हुआ था, 1930-31 में। तो अब आप लोग मिलाइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी 1 2 3 4 राइट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। ऐसे प्रश्न बहुत ही जल्द दोस्तों सभी एग्जाम के PCS, RO, JCLT, LT के सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं एनालिसिस करते हुए मैं आपको कराने वाला हूं। तो बस आप लोग ASK टीचिंग टेम्पल से जुड़े रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैं इन चीज़ों को लाने वाला हूँ। ये अखबार है और ये अखबार किससे संबंधित है, इसको आपको मिलाना है। समाचार दर्पण किससे है दोस्तों? समाचार दर्पण है JC मार्समैन से पूछा गया है। मिरातुल अखबार बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, राजा राम मोहन राय के द्वारा है, ये पहला सही है। केसरी सभी दोस्तों को पता ही होगा, BG तिलक का है। एंड यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो आप लोग मिला दीजिए अब कौन सा राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये ऑप्शन है और देखिए बताइए, राइट आंसर है D, 4 1 2 3। ठीक है, D राइट आंसर है यहाँ पे। आइए आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न बहुत ही इजी है दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और आप लोग बताइए किसका सही हो रहा है। औरंगजेब द्वारा झरोखा दर्शन प्रथा की समाप्ति कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1966 में, 1968, 1969, 1982। राइट आंसर 13 का हो जाएगा दोस्तों C, 1969, 1669 में, 1669 में। औरंगजेब द्वारा झरोखा दर्शन प्रथा की समाप्ति अपने शासनकाल के 11वें वर्ष, कब किया था? 11वें वर्ष 1969 में बंद करा दिया, क्योंकि उसने इसे एक गैर इस्लामी प्रथा, मूर्ति पूजा का एक रूप माना था, जिसकी वजह से इसे बंद करा दिया था। इसे भी आप लोग नोट में लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स में। सभी चीज़ों पर मैं डिस्कस करता चलूँगा। देखिए ये सब चीज़ें प्रश्न बहुत बार पूछी गई हैं, तो आप लोग अच्छे से अपना नोट्स रिविजन करिए। अच्छे से रिविजन करेंगे तो प्रश्न का आंसर देने में आपको मज़ा आएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सख्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। 5 7 9 11 सभी दोस्तों को पता होगा। C राइट आंसर है। 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वो 9 कौन से हैं कहिए, उसको भी डिस्कस कर दें हम। लीजिए कर दे रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए। पहला है दक्षिणी पश्चिमी शुष्क मैदान, दूसरा है दोस्तों मध्य मैदान है, तीसरा है तराई है, चौथा है पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, छठवां है बुंदेलखंड, सातवां है पूर्वी मैदान, आठवां है उत्तर पूर्वी मैदान, 9वां है विंध्य क्षेत्र या विंध्य प्रदेश। तो ये कुछ 9 पार्ट हो गए। अच्छे से चीज़ों को मैं डिस्कस करता चल रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रैक्टिस सेट चल रही है। तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करिए और अपने मित्रों ग्रुप में सेंड करके उनको भी ज्वाइन कराइए इसमें। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, वीडियो तो वॉच तो कर रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर को अटेंड करने के लिए। और एक बार मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ, आइए चैनल पर ASK टीचिंग टेबल को विजिट करिए। आप लोग स्वयं बताएंगे कितनी शानदार तरीके से तैयारी चल रही है चैनल पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कौन सी नदी उसके मध्य से होकर गुजरती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार कर लेंगे। क्या ये भी सब प्रश्न टफ हैं? बस हाँ ये है कि आप लोग रिविजन नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग सही समय पर आंसर नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रश्न टफ लग रहा है। टफ नहीं है दोस्तों, एक बार आप लोग अच्छे से रिविजन करिए पहले अपना नोट्स। गंगा, गोमती, यमुना, चंबल। 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों B, गोमती नदी है। गोमती, लखनऊ शहर गोमती नदी किनारे स्थित है। यह नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, जो कि पीलीभीत जिले से फुल्लर झील से निकलती है। आपको पता ही होगा ये चीज़ें। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। 16 उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है, कौन नहीं है? आइए देख लेते हैं कौन नहीं है। यहाँ से हम लोग मिलाते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है? धनुष एवं बाण और आधार में 2 मछलियाँ हैं, क्या सही है ये? राजपति सारस है, राज पशु पारसिंगा
या राज्य वृक्ष बरगद है, तो इसमें कौन सही नहीं है? डी राइट आंसर है डी। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है, न कि बरगद है। बाकी अन्य विकल्प सही हैं। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जनगणना से प्रश्न आने हैं, तो ये भी देखिए यहाँ पे आया है प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गोवा की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गोवा राज्य में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है, जहाँ 62 यानी 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे अच्छे तैयार कर लीजिए और परेशान मत होइए। मैं ऑलरेडी यूपी की जनगणना और केंद्र की जनगणना कराया हूँ एक लेक्चर के रूप में, और परेशान मत होइए, मैं पुनः एक बार कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? कपास, तंबाकू, जूट, चाय। देखिए इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, शब्द प्रश्न बनते हैं एग्जामों में, तो किससे संबंधित है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी तंबाकू से है। क्यूरिंग की क्रिया तंबाकू फसल में संपन्न की जाती है। आइए, मुझे आशा है सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। आइए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। मतलब कोको किससे संबंधित है? जस्ट इसका हमने अगले लेक्चर में इसको सॉल्व किया है दोस्तों। कोको आपका घाना से है। कहवा दोस्तों बनेगा आइवरी कोस्ट से। चाय दोस्तों किससे है? केन्या से। गन्ना दक्षिण अफ्रीका से। तो अब आप लोग मिला दीजिए, कौन सा सही होगा? बी राइट आंसर यहाँ पे होगा बी। 4, 1, 2, 3। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन शेष बचे हैं। अरब सागर के द्वीपों में संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दीजिए। अरब सागर में भारतीय द्वीप 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 15 डिग्री अक्षांश तक फैले हुए हैं। गलत है, क्या ये सही है? चलिए आइएगा। अरब सागर में द्वीपों में केवल लक्षद्वीप शामिल है, मिनिकॉय शामिल नहीं है। वे मुख्यतः प्रवाल जमाव से बनी है। चलिए आपको बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, केवल 3 सही है, ये सही है। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे, भारत की अक्षांशीय जो सीमा लगभग 8 डिग्री से 8 डिग्री उत्तर से लेकर शुरू होती है, और इसलिए कोई भी भारतीय द्वीप 0 डिग्री अक्षांश से शुरू नहीं होता है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ और से 71 डिग्री ईस्ट से लेकर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैले हुए हैं। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में, प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं, मैं आपको मेंशन करता यानी बताता चल रहा हूँ। आइए किस क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये करंट का। 2 से 3 प्रश्न करंट के भी बनेंगे और 2 से 3 प्रश्न मैथ के भी बनेंगे दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे समझ से चलेंगे। 21 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, चंद्रयान 2 है। चंद्रयान के लिए भारत के दूसरे मिशन चंद्रयान 2 नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 2 22 जुलाई, ये याद करके रखिएगा, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, 22/2019। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। 22 शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये भी करंट का। जॉन मैकार्थी, डेविड बैडली, जॉन बर्गर, चार्ल्स बैचमैन। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, जॉन मैकार्थी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भैया जॉन मैकार्थी ने 1950 में 1950 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा, और एलन ट्यूरिंग ने उसी साल कंप्यूटिंग मशीनरी और इंटेलिजेंस नामक एक लेख में इस वास्तविकता के बारे में शुरू कर दिया था, नामक लेख का शुरू कर दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, 23 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये 23 क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है? तो विचार कर लीजिए। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। मक्का में निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक को रूप में होता है। मक्का के प्रयोग से एल्कोहली प्रयोग उत्पन्न किए जाते हैं, पेय पदार्थ। तो ये सही लगता है हमें। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर बनेगा क्या। 23 का राइट आंसर यहाँ क्या बनेगा? तो आइए देखते हैं दोस्तों, मतलब 1, 2, 3 तीनों सही है यहाँ पे। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु, देखिए मैथ के प्रश्न आगे, विशेष ध्यान में रखिएगा आप लोग, मैं पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। किसी वस्तु को 69 रुपये में, पहले प्रश्न आप लोग अच्छे से क्लियर करा करिए। किसी वस्तु को 69 रुपये में या 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने पर लाभ की प्रतिशतता दुगनी है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मतलब कह रहा है 69 में बेचने के बजाय 78 में बेचने पर उसे लाभ कितना प्राप्त होता है? दुगना प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे, अच्छे समझेंगे, इसी में समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न सामने रहेगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मान लेंगे हम लोग वस्तु का जो क्रय मूल्य है क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। इसे अच्छे समझिएगा, x मान लेंगे तो आप प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाए, x मान लिए, तो हम लोग क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचते हैं। तो मान लीजिए 78 माइनस 78 कर देंगे, 78 माइनस x कर देंगे बराबर दुगना लाभ होता है। तो दुगना लाभ
बराबर, फिर एक बार देखते हैं फिर पुनः से यहाँ से, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। माना एक्स माना है, माना वस्तु का क्रय मूल्य एक्स है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं, 69 रुपये बेचने के बजाय कह रहा है 78 रुपये में बेचते हैं तो दूना लाभ प्राप्त होता है। तो ये देखिए 78 माइनस एक्स कर लेंगे, दूना लाभ प्राप्त हो रहा बराबर 2 कर लेंगे, तो 2, ठीक है, 2 एक्स 69 माइनस एक्स कर लेंगे। अब 2 का इसमें गुणा कर दीजिए सब में, तो क्या हो जाएगा, एक बार पहले समीकरण खोलते हैं। 78 माइनस एक्स बराबर इसका 2 से अंदर गुणा करेंगे 69 में, तो कितना हो जाएगा 138, 138 माइनस 2x हो जाएगा। ये हो गया, समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण को जब सॉल्व करेंगे, इधर x माइनस में है, उधर लेके जाएंगे बराबर के, तो प्लस में हो जाएगा। तो मतलब इधर ले जाएंगे प्लस x हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस x घट जाएगा, तो 1 प्राप्त होगा। इधर आपका 138 प्लस में है, इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 138 में से माइनस 78 घटा देंगे, तो x बराबर मान क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 60 प्राप्त होगा। तो ये प्रश्न इजी था, मुझे पूरा आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। राइट आंसर है बी, 60। तो जो भी न समझ में आए, एक बार पुनः आप लोग वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो समझ में आएगा, मुझे पूरा आशा है। चलिए आइए आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ईजी है, बस प्रश्न आप लोग अच्छे से देखिए। पहले देश का ऐसा, पहले अगला क्वेश्चन है 25वां, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने आरक्षण के भीतर आरक्षण व्यवस्था लागू करते हुए अनुसूचित जातियों को समूह 1, 2, 3 में उपवर्गित किया है? बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना पहला राज्य है जिसने आरक्षण के भीतर आरक्षण व्यवस्था को लागू करते हुए अनुसूचित जातियों के लिए 1st, 2nd, 3rd उपवर्गित किया है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आइए 26 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे पूरा आशा है आपको समझ में आएगा। देखिए पहले आप समीकरण देखिए, समीकरण में बना क्या है। देखिए x4 है प्लस x3, फिर यहाँ पे देखिए, ये देखिए x4 x3 y4 z3। तो क्या चीज़ें कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गुणनखंड क्या होगा? 4 ऑप्शन भी देखते रहिए। देखिए पहले समीकरण को अलग करिए, देखिए क्या क्या चीज़ें कह रहा है। एक्स वाई अलग कर दीजिए, फिर x(z3) प्लस x3y इसको अलग कर दीजिए। तो 3 चीज़ प्राप्त हो गए। अब आप लोग कॉमन ले लीजिए। जब आप लोग x4 कॉमन लेंगे इन दोनों से, इनमें जब इनमें कॉमन लेंगे इसमें तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? जब x4 यहाँ पे आप लोग कॉमन ले लिए, x4 कॉमन ले लिए, तो अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा? देखिए यहाँ से एक बार पुनः देखते हैं, थोड़ी चीज़ें हम लोग गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे x4 क्या कॉमन लेंगे, x3 कॉमन, x4 खुद ही है, x3 कॉमन लीजिए, x3 कॉमन ले लीजिए। जब x3 आप लोग कॉमन लेंगे तो इस यहाँ पे एक x बचेगा, x4 के स्थान पर एक x प्लस यहाँ पे x बचा है, x है प्लस y3 है, तो यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, x। पहले आप लोग अच्छे से देखिए, पहले मैं समीकरण को पास कर लेता हूँ। देखिए x4 कर लेंगे, फिर इसके साथ क्या कर लेंगे दोस्तों, इसके साथ हम लोग इसको ले लेंगे, कौन से, इस वाले समीकरण को ले लेंगे, इसको ले लेंगे। तो तब अच्छे से हम लोग कॉमन लेना प्रारंभ करेंगे। तो इसको ले लीजिए। अब इसमें से जब हम लोग कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, x³ करेंगे तो कॉमन अंदर बचेगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई बच जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई बच जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे x जब कॉमन लेंगे, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई बच जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अब अगला जो समीकरण लेंगे y वाला ले लेंगे, मतलब ये y और y³ है, ये वाला इसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा, जब प्लस करके y³ कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस वाई बच जाएगा। अगली बार जब z वाला कॉमन लेंगे, z यहाँ पे और इस वाले में, इस वाले समीकरण में z कॉमन लेंगे प्लस z³ कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट जरूर करिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कि एक तरफ y³ कॉमन लिए, एक तरफ x³, एक तरफ y³, एक तरफ z³। समीकरण को आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो ये कॉमन ले लिए। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप ये करेंगे, x प्लस वाई एक तरफ हो जाएगा, ये सब में है, दिख रहे हैं ना, x प्लस वाई सब में है, तो x प्लस वाई अलग हो जाएगा। ये कोष्टक में आपका x³ प्लस y³ प्लस z³, ये आपका एक क्वेश्चन में प्राप्त हो गया। तो बताइए ऑप्शन देखिए किस में मैच कर रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर है ये। चलिए समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा आशा है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। 27 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 27 क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा उसके विकर्ण की माप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए इसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आप लोग को इमेज बनाकर। देखिए इमेज आप लोग बना लीजिए ऐसे। समचतुर्भुज की बात बोला है तो समचतुर्भुज बन गया,
ये देखिए ऐसे कर देंगे, बीच में विकर्ण डाल देंगे, ठीक है, विकर्ण डाल देंगे। अब कह रहा है इसका नाम दे दीजिए, इस सम चतुर्भुज को ABC, इसको C देंगे, इसको D देंगे। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम चतुर्भुज की एक भुजा उसके विकर्ण की माप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर। तो एक भुजा की माप दे दीजिए आप लोग 16 सेंटीमीटर, इसको 16 सेंटीमीटर दे दीजिए और ऊपर वाले को दे दीजिए आप 10 सेंटीमीटर। चलिए ये मिल गया होगा आप लोग को, इतना मिल गया होगा। तो क्या कह रहा है, तो कोण ODC में, कोण ODC में, ODC निकाल लीजिए, ODC में O ये हो जाएगा O नाम, ये बीच में O दे दीजिए, ODC इसको निकालेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों आपका OD बराबर 1/16। तो इसको काटेंगे, आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। इसी के अकॉर्डिंग जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर निकल के आएगा 96। तो आप लोग सॉल्व करिएगा, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा, उसका आंसर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। 96 राइट आंसर है, तो सॉल्व करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? हीमोग्लोबिन, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा C, प्लेटलेट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये साइंस का। प्लेटलेट्स की कमी के कारण मानव शरीर से अत्यधिक स्राव होता है, रक्तस्राव होता है। 29 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तना का रूपांतरण नहीं है? आलू, हल्दी, अदरक, मूंगफली। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 29 का राइट आंसर है दोस्तों D, मूंगफली। क्या होगा? मूंगफली तना का रूपांतरण नहीं है। प्रथम सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए। राइट आंसर A, काठमांडू, नेपाल में। प्रथम सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन काठमांडू, नेपाल में किया गया था। आइए दोस्तों, ये 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आप लोग बताएंगे 30 प्रश्न में से किस मित्र का कितना सही हुआ। तो आपको अच्छे से अगला प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ASK टीचिंग टेम्पल को सभी शानदार तरीके से JCLT, PGT एंड वनडे एग्जाम्स, अन्य एग्जाम की शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है। आप लोग एक बार चैनल को जरूर विजिट करें। किसका कितना सही हो रहा है जरूर कमेंट बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्शन में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।